अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक आज फिज़िक्स का है, प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर। मेटल डिटेक्टर क्या है ये आप लोगों ने देखा होगा। अक्सर बैंक में जाएं या अभी तो हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी किसी भी इदारे में जाएं तो गार्ड जो होता है वो हमें चेक करता है, एक डिवाइस लेकर एक आले के साथ चेक करता है कि इसके पास कोई जो है वो हथियार या इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है। तो वो उसमें से साउंड आता है और वो साउंड से हमें पता चलता है, यानी उसे पता चलता है गार्ड को कि इसके पास कोई चीज़ जो है वो ख़तरनाक है या नहीं, कोई मेटल मौजूद है, यानी मेटल डिटेक्टर वो चीज़ है। या वॉक थ्रू गेट लगे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, शॉपिंग मॉल्स में वॉक थ्रू गेट, उसके अंदर से जब गुजरते हैं तो बीप आती है, साउंड आती है और पता चल जाता है कि ये इसके पास कोई मेटल मौजूद है या नहीं है। तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो ज़मीन के अंदर जो मेटल्स वगैरह हैं उनको तलाश करने के लिए, उनको सर्च करने के लिए भी जो है वो ये मेटल डिटेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। तो काफ़ी सारे इनके यूजेस हैं मेटल डिटेक्टर्स के। तो मेटल डिटेक्टर्स का प्रिंसिपल क्या है, किस तरह से ये साउंड प्रोड्यूस करता है, किस तरह से जो है ये डिटेक्ट करता है किसी भी मेटल को। तो इसमें मेन चीज़ जो है वो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर सर्किट है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर सर्किट एक एलसी सर्किट को बोलते हैं। मैं इसकी डिटेल यहाँ पे बताता हूँ आप लोगों को कि एलसी सर्किट, इसको इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर सर्किट कहते हैं। क्यों कहते हैं? एक कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है हमारे पास, और उसके साथ एक इंडक्टर। इन दोनों को अगर हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास एलसी सर्किट। तो अब ये ऑसिलेटर सर्किट क्यों कहलाता है, इसमें क्या चीज़ ऑसिलेट करती है? तो सबसे पहले हम कैपेसिटर को कोई ना कोई वोल्टेज के ज़रिए, किसी वोल्टेज के ज़रिए हम इसको चार्ज कर देते हैं। तो फ़र्ज़ किया ये हमारे पास एक चार्जशुदा कैपेसिटर है और फ़र्ज़ कर लिया ये जो अपर प्लेट है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और जो नीचे वाली प्लेट है उस पर नेगेटिव चार्ज, ये फ़र्ज़ कर लिया। ये एक चार्जशुदा कैपेसिटर हम चार्ज करेंगे किसी न किसी तरीके के साथ, इसको जो है वोल्टेज देकर इसको चार्ज कर लिया जाएगा। अब जब कैपेसिटर चार्ज है और ये इसके साथ कॉइल भी लगा हुआ है यानी इंडक्टर भी लगा हुआ है, तो ये अपना करंट जो है वो इस तरफ को फ्लो करवाना शुरू कर देगा सर्किट में। पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जो है वो ये करंट जो है वो जाएगा। तो यहाँ से करंट जो है वो इधर को जाएगा इंडक्टर में। तो आगे इंडक्टर मौजूद है। इंडक्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इंडक्टर जो है वो हमारे पास एक कॉइल की शेप में होता है और ये एनर्जी को, इसका जो होता है, इस काम होता है वो दो तरह का काम होता है कि ये एनर्जी को स्टोर भी करता है और एनर्जी को आगे डिलीवर भी करता है। एसी थ्रू एन इंडक्टर में हमने ये पढ़ा, ये एक क्वार्टर में एनर्जी को स्टोर करता है, नेक्स्ट क्वार्टर में एनर्जी को डिलीवर कर देता है, फिर एनर्जी लेता है नेक्स्ट क्वार्टर में, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में एनर्जी दे देता है। लिहाजा एनर्जी ओवरऑल जो है ये एक आइडियल इंडक्टर जो होता है वो एनर्जी कंज्यूम नहीं करता, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे जब फर्स्ट क्वार्टर में यहाँ पे एनर्जी इधर आएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी करंट आएगा, तो ये एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, करंट इधर आ रहा है, ये एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता जा रहा है, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में ये एनर्जी को आगे डिलीवर कर देगा। जब ये एनर्जी आगे डिलीवर करेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एनर्जी देगा कैपेसिटर को, तो जब ये एनर्जी आगे डिलीवर करेगा तो यहाँ पर कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो जाएगा, यानी यहाँ पर उसके आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस साइड पर जो है वो उसके आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यानी अपोजिट हो गया। फिर यहाँ से करंट गया प्लस से, यहाँ से उसने फिर जो है वो इधर करंट जो है वो भेजा इंडक्टर ने फिर एनर्जी जो है वो स्टोर की अपने अंदर और फिर एनर्जी आगे डिलीवर की, तो फिर यहाँ पर अगेन पॉजिटिव और इस साइड पर क्या हो गया नेगेटिव। इस तरह से बार बार जो है चार्ज ऑसिलेट कर रहा है इन द सर्किट, चार्ज यानी करंट फ्लो कर रहा है और एनर्जीज ऑसिलेट कर रही है इंडक्टर और कैपेसिटर में। पहले कैपेसिटर के पास एनर्जी थी, उसने करंट भेजा इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर कर ली, फिर इंडक्टर ने अपनी एनर्जी इसको भेजी, ये चार्ज हो गया, फिर इसने एनर्जी अपनी इंडक्टर को भेजी, फिर इंडक्टर ने इसको भेजी। इस तरह से ये एनर्जी जो है वो ऑसिलेट कर रही है बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। लिहाजा एक एलसी जो सर्किट होता है ये इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर सर्किट होता है। एलसी सर्किट जो है ये इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर सर्किट होता है। ये क्यों ऑसिलेटर सर्किट होता है? क्योंकि इसमें एनर्जी ऑसिलेट कर रही होती है
इंडक्टर और कैपेसिटर के दरमियान मुसलसल और चार्ज ऑसिलेट कर रहा होता है इन द सर्किट। सर्किट के अंदर चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, बार बार ये चार्ज इधर जा रहा है, फिर चार्ज इधर जा रहा है, इधर करंट जो है वो बार बार जो है वो डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो चार्ज ऑसिलेट कर रहा है सर्किट में और एनर्जी बार बार कभी कैपेसिटर पे कभी इंडक्टर पे जा रही है, तो एनर्जी भी जो है वो ऑसिलेट कर रही है। तो लिहाजा ये LC सर्किट है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए, क्योंकि मेटल डिटेक्टर्स जो है, मेटल डिटेक्टर में 2 इस तरह के LC सर्किट लगे होते हैं। तो ये सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर एक ऑसिलेटर सर्किट A बनाना है, ये इंडक्टर और ये उसके साथ लगा हुआ है कैपेसिटर। इसको इंडक्टर L, इंडक्टर A का नाम दिया, ऑसिलेटर सर्किट A है ये सारे का सारा, और ये कैपेसिटर इसके साथ LC सर्किट बन गया। और ये एडिशनल सर्किट फॉर ऑसिलेटर A, ऑसिलेटर A के लिए ये एडिशनल सर्किट है जिसके ज़रिए हमने उसको वोल्टेज वगैरह सप्लाई करनी है सारे का सारा। बिल्कुल सेम इसी तरह का हमने यहाँ पर एक ऑसिलेटर सर्किट B बनाया, बिल्कुल ये वही LC सर्किट है और ये एडिशनल सर्किट है फॉर ऑसिलेटर B। और अभी फ़िलहाल इसका मैं जिक्र नहीं करूँगा कि अभी हमारे पास ये यहाँ पे मेटल नहीं है, फ़र्ज़ किया। अब जब ऑसिलेशन की बात करते हैं, कोई भी चीज़ ऑसिलेट करती है, चाहे मैस स्प्रिंग सिस्टम है, चाहे यहाँ पे ये LC सर्किट में ऑसिलेशंस हो रही हैं, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेशन होती है। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड या कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम, उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पर भी जो चार्ज और एनर्जी ऑसिलेट हो रही है उसकी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है। फ़र्ज़ करते हैं यहाँ से जो ऑसिलेशन चल रही है, यानी यहाँ से इस सर्किट से जो है वो इसको वोल्टेज मिला, कैपेसिटर को वोल्टेज मिला और कैपेसिटर जो है वो चार्ज हुआ और उसके बाद वो सारा ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। यहाँ पे भी ऑसिलेशन, यहाँ पे भी ऑसिलेशन, दोनों में ऑसिलेशंस हैं और दोनों ऑसिलेटरी सर्किट हैं। तो दोनों एक मखसूस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहे हैं। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑसिलेटर सर्किट A की है F, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेटर सर्किट B की। एक दोनों मखसूस फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो ऑसिलेट कर रहे हैं। दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो फ़र्ज़ कर लेते हैं बिल्कुल सेम है। हमने चूँकि दोनों आइडेंटिकल सर्किट जो है वो लगाए होते हैं, ऑसिलेटर सर्किट A और ऑसिलेटर सर्किट B, ऐसे सर्किट हमने लगाए होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम होती है। जब दोनों की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम है तो यहाँ पर किसी किस्म की बीट्स प्रोड्यूस नहीं होंगी। बीट्स आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा कि बीट्स कब पैदा होती हैं, जब 2 स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आपस में मीट करती हैं। 2 स्लाइटली डिफरेंट, थोड़ा सा फ़र्क हो 2 फ्रीक्वेंसीज का, वो आपस में मीट करेंगी तो उस वक्त बीट्स पैदा होंगी, यानी एक साउंड पैदा होगी कह सकते हैं। तो अभी चूँकि दोनों की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम है, जितनी फ्रीक्वेंसी इस सर्किट की थी उतनी फ्रीक्वेंसी इस सर्किट की है, इस वजह से इनकी जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है सेम है, स्लाइटली डिफरेंट नहीं है। इसलिए किसी किस्म की कोई बीट्स यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रही और ये स्पीकर में से कोई आवाज़ नहीं आ रही। मेटल डिटेक्टर मेरे हाथ में, तो आवाज़ कहाँ से आनी है, नहीं आएगी। तो फ्रीक्वेंसी चूँकि दोनों की बिल्कुल सेम है। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं ये जो इंडक्टर B है, इंडक्टर B को हम सर्च कॉइल कहते हैं। इंडक्टर B के करीब मैं एक जो है मेटल ले आया, एक पिस्टन ले आया। तो इसको इसके करीब लाने की वजह से, मेटल के करीब आने की वजह से इसकी इंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। यानी जब भी मेटल जो है वो इस सर्च कॉइल के करीब आएगा तो इसकी सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LC, यानी फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ L, बिकॉज C इज़ कांस्टेंट, C में कोई चेंजिंग नहीं आई, कैपेसिटेंस तो नहीं चेंज हुई कैपेसिटर की। तो इंडक्टेंस जो है वो क्या हुई, मेटल के करीब आने की वजह से कम हुई, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर गई। ज़्यादा जैसे ही मेटल इस कॉइल के करीब आती है तो यहाँ पर इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर जाती है, स्लाइटली इंक्रीज़ कर जाती है। लिहाजा इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ हुई। तो यहाँ पर बीट प्रोड्यूस हुई, ये बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है। तो यहाँ पर बीट पैदा हुई आवाज़, ये एम्पलीफायर क्या करेगा, उस आवाज़ को थोड़ा एम्पलीफाई करेगा, बढ़ा देगा, इंक्रीज़ कर देगा, इन्हेंस कर देगा, और वो साउंड जो है वो स्पीकर में से ऊंची होकर हमें सुनाई देगी।
लिहाजा जैसे ही ये मेटल डिटेक्टर यहाँ पर मेटल कोई जो है इस कॉइल के करीब आएगी तो फ़ौरन एक लाउड साउंड जो है वो हमें यहाँ पे सुनाई देगी और फ़ौरन पता चल जाएगा यहाँ पे मेटल मौजूद है। तो इस तरह से ये स्टूडेंट इसका जो है प्रिंसिपल था, इस तरह से ये सर्च करता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम इसी के साथ करते हैं चोक कॉइल, नेक्स्ट टॉपिक। तो चोक क्या चीज़ है? चोक एक बड़ी अहम चीज़ है, बड़ी यूज़फुल चीज़ है। हमने प्रीवियसली इंडक्टर के बारे में पढ़ा। इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर इज़ यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ कॉइल होता है या इन द फॉर्म ऑफ सोलिनॉइड होता है। तो ये स्टूडेंट जो कॉइल या सोलिनॉइड या इंडक्टर है, इन्हीं को हम चोक का नाम देते हैं। यही चोक है बेसिकली, ये सारी एक ही चीज़ें हैं। तो होता क्या है कि एक सॉफ्ट आयरन का एक सिलेंडर यानी कोर लिया जाता है, सिलेंडर नुमा कोर, सेंट्रल पार्ट जो है वो सिलेंडर आयरन का लेना है, लोहे का, और इसके ऊपर हमने कोई तार जो है वो वाउंड कर देनी है कॉपर की। इस तरह से ये कॉपर की तार हमने इसके ऊपर जो है वो लपेट दी सारी की सारी, तो ये चीज़ चोक बन गई है। और ये जो वायर मैंने यूज़ की है, नंबर 1 तो ये कॉपर की है, दूसरी ये मोटी तार यूज़ की है यानी थिक कॉपर वायर, मोटी कॉपर की तार इस्तेमाल की है, थिक कॉपर वायर जो है वो यूज़ की है। लिहाजा चोक जो है ये एक ऐसा कॉइल होता है जिसमें एक थिक कॉपर वायर की काफ़ी सारी टर्न्स जो हैं वो वाउंड की होती, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो वाउंड की होती हैं एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर। इस चीज़ को हम चोक बोलते हैं। थिक कॉपर वायर क्यों यूज़ की? जब कॉपर मोटी है, एरिया लार्ज है, एरिया ज़्यादा हुआ। हमने पढ़ा रेजिस्टेंस का फार्मूला R इक्वल होता है रो L डिवाइडेड बाय A, चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रिसिटी। उस चैप्टर में रेजिस्टेंस का फार्मूला था रो L डिवाइडेड बाय A। तो एरिया ज़्यादा हुआ, थिक वायर यूज़ करने से एरिया ज़्यादा होगा, मोटी तार है, एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। लिहाजा इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। और एक तो बना ही ये कॉपर का है, कॉपर की तो रेजिस्टेंस ही नहीं होती। रेजिस्टेंस तो कॉपर तो इंडक्टर है, सॉरी जो है वो अपने अंदर से करंट जो है वो गुजारता है, ये कंडक्टर है। कॉपर कंडक्टर है, वेरी गुड, नॉट अ रेजिस्टर। तो इसमें से करंट गुजरेगा, बहुत अच्छा करंट गुजरेगा। लिहाजा एक तो ये कॉपर की बनी, तो थिक कॉपर वायर है तो एरिया ज़्यादा है, रेजिस्टेंस कम है, लिहाजा इसकी रेजिस्टेंस निग्लिजिबल होती है। निग्लिजिबल रेजिस्टेंस, बहुत थोड़ी रेजिस्टेंस होती है चोक कॉइल की। और फ़ायदा क्या होता है? हमने पावर डिसिपेशन का फार्मूला पढ़ा है, पावर डिसिपेशन, ये भी चैप्टर 13 में हमने स्टडी किया। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R। तो रेजिस्टेंस कम होने की वजह से पावर डिसिपेशन कम होती है। लिहाजा इसमें से जब करंट गुजरेगा तो इसकी रेजिस्टेंस कम होने की वजह से पावर कम खर्च होगी। सो चोक इज द कॉइल विच कंज्यूम्स स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। मोटी तार यूज करने का फायदा यह है कि रेजिस्टेंस कम होगी और पावर कंजम्पशन भी कम होगी, पावर कम खर्च होगी। इसके अंदर से गुजर जाएगा करंट, पावर खर्च नहीं होगी ज़्यादा, तो फ़ायदा ही है, पावर खर्च नहीं होगी, बिजली का बिल कम आएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास चोक कॉइल होती है। तो ये इसका यूज़ भी यही है कि ये करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट को, एसी करंट को जो है वो कंट्रोल करती है बाय कंज्यूमिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत कम एनर्जी को खर्च करके। तो रेजिस्टेंस थिक कॉपर वायर की वजह से रेजिस्टेंस इसकी कम होती है, रेजिस्टेंस कम होने से पावर कंजम्पशन कम होती है। तो ये चोक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में